गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी घर में अच्छे से रहकर बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, पिछले वीडियो में हमने क्लास सेवन्थ की हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। तो इसमें हमने भाषा और भाषा के रूप, फिर उसके बाद हमारी राष्ट्रीय भाषा, फिर हमारे भारत देश में बोली जाने वाली भाषाएं, फिर उसके बाद हमने लिपि पढ़ी थी। आज हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा, हमने क्लास 7th में हिंदी व्याकरण मणिका पिछले वीडियो में पढ़ी थी, जिसमें चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें हमने भाषा के बारे में पहले पढ़ा, फिर भाषा के रूप के बारे में पढ़ा, फिर हमारी मातृभाषा के बारे में, फिर विभिन्न भाषाएं, हमारे देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं के बारे में पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। बोली क्या होती है? बोली एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित होती है और भाषा क्या होती है? वो एक विस्तृत रूप होती है। तो आइए हम इसे देखते हैं। गांव में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जो छोटे छोटे गांव, कस्बे में बोली जाती है। यह एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, इसीलिए इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। और इसकी खासियत है कि यह भाषा कुछ किलोमीटर के बाद बदल जाती है, तो इसे क्षेत्रीय भाषा या फिर बोली कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं, है ना। अगर हम जैसे यहाँ पर एक गांव में एक बोली बोल रहे हैं, तो अगर उससे और 4-5 किलोमीटर आगे जाते तो वहाँ की बोली चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार अब भाषा और बोली में हम अंतर देखते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, उसका क्षेत्र विशाल होता है। लेकिन बोली भाषा का स्थानीय रूप है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये सीमित जगहों पर ही बोली जाती है। भाषा में साहित्य की रचना होती है और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। जब बोली में साहित्य की रचनाएं की जाती है तो वह भाषा या फिर उपभाषा के रूप में ले ली जाती है। भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है तथा सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बोली का क्षेत्र छोटा होता है, इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। सरकारी कामकाज में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। हमारे बोलचाल के क्षेत्रीय रूप बोली कहलाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी बोली विकसित होकर भाषा बन सकती है। जैसे कि मध्यकाल में अगर हम देखते हैं तो अवधी, ब्रज, मैथिली आदि बोलियां साहित्य में प्रयुक्त होकर भाषाएं बन गई है। तो बेटा, अभी हमने बोली के बारे में पढ़ा। बोली क्या है? एक भाषा का एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जिसे हम बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है और एक छोटे से कस्बे, गांव आदि में यह बोला जाता है। तो इसके बाद हमने लिपि को मैंने पिछले बार के वीडियो में पढ़ाया था कि लिपि किसे कहते हैं, है ना। लिपि भाषा को लिखने की एक निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो इससे आगे आज हम देखते हैं लिपि के बाद आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण अब पढ़ेंगे हम व्याकरण के बारे में।
भाषा की व्यवस्था के नियमों को जानने के लिए और वाक्यों को शुद्ध बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? व्याकरण की। इस दृष्टि से व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है। व्याकरण एक प्रकार का शास्त्र भी है। व्याकरण में भाषा से संबंधित नियम होते हैं। व्याकरण से भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। व्याकरण को सीखने के बाद मनुष्य भाषा को सही रूप से बोलने, लिखने और समझने लगता है। वह भाषा के प्रयोग में कम से कम अशुद्धि करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की शुद्धता और एक रूपता लाने में व्याकरण बहुत उपयोगी है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं बच्चे खेलता है, मुझे आज देरी हो गया, वहाँ ने कहानी लिखी। तो ये आपको कैसा लग रहा है? वाक्य शुद्ध लग रहा है क्या? ये तीनों वाक्य, बच्चे खेलता है, मुझे आज देरी हो गया, वहाँ ने कहानी लिखी, ये क्या आपको सही लग रहा है? वाक्य शुद्ध नहीं लग रहा है। तो इन वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हैं और ये अशुद्धियाँ व्याकरण के द्वारा ही दूर की जाती है, क्योंकि व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। अतः इन वाक्यों को हम व्याकरण के नियमों द्वारा शुद्ध के अनुसार ही हम लिख सकते हैं। तो व्याकरण में हम आगे पूरा पढ़ेंगे। हमारा अलग अलग हेडिंग होगा कि व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए, अब ये क्या हो गया, हमारी ये अशुद्धियाँ हो गई। तो व्याकरण को पढ़कर ही हम इस अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो अशुद्धियाँ कैसे दूर होगा? जैसे बच्चे खेलता है, तो क्या होगा? बच्चे खेलते हैं। मुझे आज देरी हो गया, तो सही शुद्ध रूप क्या हो गया? मुझे आज देरी हो गई। वह ने कहानी लिखी, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसने कहानी लिखी। तो इस प्रकार व्याकरण भाषा को व्यवस्था और अनुशासन देता है। मतलब इसको हम अच्छे से साहित्यिक रूप में हम व्याकरण द्वारा ही एक भाषा को लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। फिर आगे है व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के भेद व स्वरूप आदि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों के भेद, स्वरूप जैसे लिंग, वचन, कारक आदि का अध्ययन करते हैं। और वाक्य विचार में हम वाक्यों के भेद, वाक्य की रचना, वाक्य का संपादन, विराम चिन्ह आदि जितने होते हैं वो सब पढ़ते हैं। तो आगे हम और इस सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो ये क्या है? हमारे व्याकरण के भाग, 3 भाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज के लिए बेटा ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पिछली बार दिया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखो, फिर हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, ये सब क्वेश्चन मैंने दिया था। तो आपको ये 2 क्वेश्चन करना है। व्याकरण से आप क्या समझते हैं और इसके कितने भाग हैं। मतलब व्याकरण की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके भाग लिखने हैं। और बोली किसे कहते हैं, तो बोली की भी आपको परिभाषा लिखनी है। आपको प्रश्न एक बार फिर बताती हूँ, आपको क्या लिखना है, ये खा नंबर का प्रश्न, व्याकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भाग हैं। आगे के जो 5 प्रश्न मैंने आपको दिए थे उसमें आपको इसको कंटिन्यू लिखना है। और एक प्रश्न घा नंबर का, बोली किसे कहते हैं, इसको लिखना है। फिर आपको लिखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको आपको इसी बुक में ही, रिक्त स्थानों की पूर्ति बुक में ही करनी है और मुझे भेजनी है। इसका आंसर आपको कॉपी में लिखकर भेजना है और इसका आंसर मुझे बुक में ही करके आपको भेजना है। तो बेटा आज का अभी हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।
आगे नेक्स्ट में हम और आगे नेक्स्ट करेंगे। तो आपको आज के लिए बस इसमें 2 क्वेश्चन और ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है बेटा, बाय बाय।